हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मोनोटोनिसिटी का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन में दिखेगा, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल का। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल की, जेई मेंस और एडवांस में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक बहुत सिंपल है और बहुत ही छोटा सा लेक्चर है ये, लेकिन अलग ही टॉपिक था ये मोनोटोनिसिटी के अंदर, तो इसका एक अलग लेक्चर हमने बनाया। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। आप ये फिगर्स को एक बार ध्यान से देखो, आप फिगर्स को ध्यान से देखो और अपने हाथ को इस तरह से अगर आप करते हो तो ये क्या है, कॉन्केविटी अप, और अगर हाथ को इस तरह से करोगे तो ये है कॉन्केविटी डाउन। सिंपल, एक हाथ की शेप से आप कॉन्केविटी अप एंड कॉन्केविटी डाउन को आप समझ सकते हो। जैसे ये देखो, ये कॉन्केविटी अप है, कॉन्केविटी अप। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसमें क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक कर्व है, मैंने उसके P पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक, मैंने P पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और इस टेंजेंट से ऊपर ऊपर ये सारा कर्व लाई कर रहा है। हमारी टेंजेंट से ऊपर ये सारा कर्व है, टेंजेंट के नीचे तो नहीं है ना कर्व। अगर कंप्लीट कर्व टेंजेंट के ऊपर है तो ये कॉन्केव अप है। ये क्या है आपका कॉन्केव अप का केस। और मैंने जो आपको बेसिक टेक्निक बताई कि आप हाथ को रख के देख लो कर्व की तरफ, ठीक है, ये कॉन्केविटी अप का साइन है, ये कॉन्केविटी डाउन का साइन है। चलो, इसमें टेंजेंट के ऊपर ऊपर है कर्व, अ कर्व लाइज होली अबव द टेंजेंट एट P। आपने P पे टेंजेंट बनाई और कर्व सारा उसके ऊपर है। रिवर्स केस, अगर आपने P पॉइंट पे टेंजेंट बनाई और कर्व टेंजेंट के नीचे है सारा, उसे हम बोलते हैं कॉन्केव डाउन, उसको हम बोलते हैं कॉन्केव डाउन। क्लियर? कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन। अब P पॉइंट पे मैंने फिर टेंजेंट बनाई। एक कर्व का एग्जांपल ये भी है, इसमें देखो कर्व के लेफ्ट, इस P पॉइंट के लेफ्ट साइड में कॉन्केव अप है और राइट साइड में कॉन्केव डाउन है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये थ्रू आउट कर्व कैसा है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, ना तो ये कॉन्केव अप है ना ये कॉन्केव डाउन है एट पॉइंट P। क्योंकि किसी भी एक साइड पे अगर मैं देखूं, एक साइड पे देखूं तो क्या होगा, एक साइड पे तो मेरे पास कॉन्केव अप हो गया, अदर साइड पे कॉन्केव डाउन हो गया। मुझे क्या करना होता है, टेंजेंट की एक साइड पर, आप टेंजेंट की कंप्लीट साइड पे देख रहे हो, पूरा कर्व नीचे था तो कॉन्केव डाउन बोलेंगे। यहां पे टेंजेंट की कंप्लीट एक साइड पर पूरा कर्व ऊपर है, यहां पर क्या हुआ, टेंजेंट की इस तरफ कर्व ऊपर, उस तरफ कर्व नीचे, तो ये क्या होगा, नॉट अ कॉन्केव अप ग्राफ। ठीक है, अब इसको नीदर नॉर लिख रहा हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नीदर कॉन्केव नोर कॉन्केव अप नोर कॉन्केव डाउन। अच्छा, इसके साथ कुछ टर्म्स और भी होती है। वो कुछ टर्म्स और क्या होती है, कॉन्केव अप को मैं कन्वेक्स डाउन भी बोल सकता हूं, कन्वेक्स डाउन। कॉन्केव अप को दूसरे नाम से हम जानते हैं कन्वेक्स डाउन। अच्छा, अगर इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो इसकी जनरल टर्म क्या है कि ये कर्व कॉन्केव है, ये कर्व आपका कॉन्केव है, समझो। कॉन्केव डाउन को मैं कन्वेक्स अप बोल सकता हूं, कन्वेक्स अप। और जो अप होता है ना, हम उसको प्रेफर करते हैं। जैसे यहां पे अब क्या था, कॉन्केव अप, तो ये कर्व क्या कॉन्केव है। यहां पे अब क्या, कन्वेक्स, तो ये कर्व आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। ये कन्वेक्स ग्राफ है। समझ आ रहा है कुछ? इसमें नीदर कॉन्केव नॉर कन्वेक्स, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक साइड पे पूरा कर्व होना चाहिए, टेंजेंट की या तो इस तरफ या उस तरफ। ठीक है, तो यहां पे कॉन्केविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको मैंने बताने की कोशिश करी। अब इसमें मैथमेटिकली कैसे आप फॉलो करेंगे इसको, वो देखते हैं। आपको कहता है कि यहां पर ना, जैसे कॉन्केविटी की तो बात हमें समझ आई थोड़ी सी, कि अगर कर्व पूरी तरह ऐसे है कॉन्केव अप है, कॉन्केव, अगर ये पूरी तरह कर्व ऐसे है तो कॉन्केव डाउन है। थर्ड केस में मेरे पास क्या आया था, पहले कर्व ऐसे फिर कर्व ऐसे, तो मेरे पास ना बीच में जो P पॉइंट था, जो P पॉइंट था, वहां पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की थी, उस टेंजेंट के इस तरफ कॉन्केव अप था, इस तरफ कॉन्केव डाउन था। टेंजेंट के इस तरफ कॉन्केव अप, इस तरफ कॉन्केव डाउन। ये थर्ड केस ही हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ लेके जाता है। यहां पे कह रहे हैं जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट जो इस कर्व को
इस कर्व को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन, वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? अ पॉइंट ऑन कर्व या पॉइंट ऑफ कर्व सेपरेटिंग इट्स कॉनकेव अप आर्क, कॉनकेव अप आर्क को कॉनकेव डाउन आर्क से जो पॉइंट सेपरेट करता है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैथमेटिकली अभी समझेंगे इसको। अभी ये डेफिनेशन है। कॉनकेविटी तो बहुत इजी था, बार बार कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकली क्या अप्रोच है वो अभी हम बात करने वाले हैं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ लो। थर्ड केस में अगर ऐसा पॉइंट जो कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आधा पार्ट कॉनकेव अप आधा पार्ट कॉनकेव डाउन, तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने जैसे यहां पे कंसिडर कर लिया, हमने फिर से यहां पे कंसिडर कर लिया कि मान लो यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट बी है, ये बीच में पॉइंट सी हो गया, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो पॉइंट सी है, हम देखेंगे सबसे पहले वो जो ग्राफ है क्या वो कॉन्टिन्यूस है इन द ओपन इंटरवल? ग्राफ कॉन्टिन्यूस था। एफ की टेंजेंट थी सी एफ सी पे, ये देखो एफ की टेंजेंट थी सी और एफ सी पे। थर्ड और मेन पॉइंट वो कहता है कि अगर एफ कॉनकेव अप है ए कॉमा सी में, ऐसे था ना ये, है ना, यहीं पे बात कर लेते हैं। ए कॉमा सी में कॉनकेव अप है और सी कॉमा बी में कॉनकेव डाउन है, तो यहां पे जो पी पॉइंट है उसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे कॉनकेव डाउन हो, वहां पे कॉनकेव अप हो, बात एक ही है, बस ऑल्टरनेट होना चाहिए। अब इस पी पॉइंट को जो सी कॉमा फंक्शन एट सी है उसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक ही बात है। आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलो, बात तो एक ही है। क्लियर हुआ? तो कॉन्केविटी समझोगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ आएगा, है ना। प्योर कॉन्केविटी नहीं दिख रही उसमें, प्योर कन्वेक्सिटी नहीं दिख रही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, चेंज हो रहा है ग्राफ का जो कॉन्केव बिहेवियर है, कॉन्वेक्स बिहेवियर है, वो चेंज हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। क्लियर? कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन क्लियर हो गया। नीदर कॉन्केव नॉर कॉन्वेक्स वाले में हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब आगे देखते हैं मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखेंगे। कॉन्केविटी का हम मैथमेटिकली टेस्ट कैसे चेक करेंगे? हमने क्या करा, डबल डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट फंक्शन मुझे गिवन था, सिंगल डेरिवेटिव निकाला और फिर डबल डेरिवेटिव निकाला। अब हुआ क्या, अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करता हूं मैं एफ डैश एक्स, अगर वो हर जगह पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक इंटरवल दिया हुआ है ए से बी, ए से बी एक इंटरवल दिया हुआ है, उस ए से बी में अगर मेरे पास फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हर जगह पॉजिटिव आ रहा है, तो उस आर्क को, फंक्शन की उस आर्क को मैं क्या बोलूंगा? कॉनकेव अप। क्या बोलेंगे? कॉनकेव अप। पहले वाला केस, जो पहले वाला केस था ना, ये वाला, ये कॉनकेव अप। इसमें क्या है, जो डबल डेरिवेटिव है वो पूरे इंटरवल में पॉजिटिव आएगा। उसका उल्टा कन्वर्सली, अगर डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव हर जगह नेगेटिव आ जाए उस इंटरवल में, तो जो आर्क होगी वो क्या होगी? वो कॉनकेव डाउन होगी। अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे? ये क्या है? कन्वेक्स डाउन, ये क्या है? कन्वेक्स अप, या फिर इसे बोलेंगे कॉनकेव या फिर बोलेंगे इसे कन्वेक्स। टर्म्स याद हो रही है? डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो कॉनकेव अप, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है पूरे एक इंटरवल में फंक्शन के, तो वो जो फंक्शन की आर्क है वो कॉनकेव डाउन। क्लियर हुआ? ठीक है, कंसेप्ट समझ आया? अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इसको, अभी अप्लाई करेंगे। एक आध टर्म और देख लो, बहुत ही थोड़ी सी थ्योरी है इसकी और 3-4 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो आगे एक टॉपिक आने वाला है मैक्सिमा मिनिमा, उसमें भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बार बार आएगा सामने। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अलग से समझना बहुत जरूरी था। देखो, क्रिटिकल पॉइंट हमें पता है, क्रिटिकल पॉइंट पता है कि जहां पे ना हमारा फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चला जाता है ना, ये हमने पढ़ा था। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर हम देख रहे थे तो हम कहते थे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, अच्छा वाला इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज होने लग गया, तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यहां पे बात आ रही है हाइपर क्रिटिकल पॉइंट, एनसीईआरटी में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी है। हाइपर क्रिटिकल पॉइंट एक फंक्शन का क्या होता है? कह रहा फंक्शन के डोमेन में ना आप एक पॉइंट ढूंढ लो सी, मतलब वेरिएबल तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैंने एक सी नंबर ले लिया इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और अगर उस सी नंबर पर
मेरे पास अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई तो वो C वाला जो पॉइंट है ना वो हाइपर क्रिटिकल पॉइंट है। यूज होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने में, तो समझो जरा ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे थे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते थे। सुनो ध्यान से, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते थे तो जो वैल्यूज आती थी वो मुझे क्रिटिकल पॉइंट देके जाती थी। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, एफ डबल डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो जो वैल्यूज मिलेगी वो हाइपर क्रिटिकल वैल्यूज देगा। दूसरा, अगर कुछ ऐसी वैल्यू हो सी की जिसपे एफ डबल डैश सी डू नॉट एग्जिस्ट, वो वैल्यूज भी सी की हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स में आएगी। तो ऐसा ही तो क्रिटिकल पॉइंट में भी था कि एफ डैश एक्स कहां पे अनडिफाइंड है, वो वैल्यूज जो थी एक्स की वो भी हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट की कैटेगरी में था। ये क्या है आपका हाइपर क्रिटिकल पॉइंट हो गया जिसमें डबल डेरिवेटिव को हम कंसीडर कर रहे हैं। समझे? ठीक है, बड़े आगे चलो। फाइनली एक इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी पूछी गई है ग्राफ की, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जरा बच्चों, देखो कॉन्केविटी की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहा है, डबल डेरिवेटिव तक तो आपको जाना ही है। निकालो, सॉल्व करते हैं इसको। स्टार्ट करेंगे सिंगल डेरिवेटिव से। y मुझे दिया हुआ है x रेज टू पावर 5 प्लस 5 रेज टू पावर 5x माइनस 6। मैंने y डैश निकाला, समझ गए आप, सिंगल डेरिवेटिव 5x रेज टू पावर 4 प्लस 5। क्लियर? मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला 20x क्यूब हो गया। जब डबल डेरिवेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो या कॉन्केविटी निकालनी हो, बच्चों हाइपर क्रिटिकल पॉइंट निकालो। हाइपर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, हम वो वैल्यूज देखते हैं, हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम वो वैल्यूज देखते हैं जिसपे हमारा सेकंड डेरिवेटिव या तो 0 हो या डू नॉट एग्जिस्ट हो। तो यहां पे 0 तो मिल रहा है, y डबल डैश को मैंने 0 लिया तो 20x क्यूब इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली हाइपर क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो पॉइंट में x और y दोनों होने चाहिए ना, तो यहां पे जैसे x इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कहां से मिलेगी, -6 इज ओनली, आप कह सकते हो हाइपर क्रिटिकल पॉइंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब कॉन्केविटी कैसे चेक करें? अरे भाई x की वैल्यू 0 मिल गई, आप नंबर लाइन पे आपने 0 बना दिया। अब 0 से कम एक वैल्यू लो, 0 से कम एक वैल्यू लो और y डबल डैश का साइन चेक कर लो ना। आपको कॉन्केव अब कब बोला था, जब सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आए। तो यहां पे मैंने क्या किया, मेरे पास दो इंटरवल बन रहे हैं, एक्चुअली मेरे पास दो इंटरवल बन रहे हैं। 0 मेरा हाइपर क्रिटिकल पॉइंट है, एक इंटरवल है -∞ से 0, एक इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहां की कोई वैल्यू लेता हूं नेगेटिव, तो y डबल डैश कैसा आ रहा है, -∞ से 0 के बीच में y डबल डैश का साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बच्चों। कैसे, -1 रख के देख लो, -1 क्यूब में रखोगे तो माइनस तो आएगा ना, तो नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हमारा कॉन्केव डाउन कहां पे है, ये कॉन्केव डाउन कौन से इंटरवल में है, -∞ से 0। ठीक है, एक ये हो गया। फिर कह रहे हैं 0 से इन्फिनिटी का केस ले लो, 0 से इन्फिनिटी 1 लेके देख ली वैल्यू, y डबल डैश का आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है। और जब y डबल डैश पॉजिटिव होता है बच्चों तो कौन सा केस हो गया, कॉन्केव अप का। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि कॉन्केविटी आप कैसे निकाल सकते हो, कि एक फंक्शन हमारा कहां पे कॉन्केव अप है, कहां पे कॉन्केव डाउन है। तो कॉन्केव डाउन इज इन द इंटरवल ऑफ -∞ से 0 और कॉन्केव अप किस में, इज इन द इंटरवल ऑफ 0 से इन्फिनिटी। क्लियर? हाइपर क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला, इंटरवल बनाए, उसमें y डबल डैश का साइन चेक कर लिया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखते हैं। ये मैंने कॉन्केविटी की टेस्टिंग आपको बताई। अब मैं मेथड आपको बता रहा हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत बढ़िया मेथड है, ये भी ध्यान से सुनना। सेकंड डेरिवेटिव तो मैंने आपको बोला ही था, कॉन्केविटी निकालनी हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो, सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना है। अब क्या है कि आपने ना सेकंड डेरिवेटिव निकाला f डबल डैश एक्स। अब क्या, एक इंटरवल था a से b, बीच में एक पॉइंट है c। आप लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट, यहां पे मैं ऐसे बना रहा हूं, रफ में देख लो, अगर यहां पे c है, ये a टू b एक इंटरवल था, आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे और c को क्रॉस करके जा रहे हो, c को आप क्रॉस करके जा रहे हो। अगर साइन
अगर साइन डबल डैश का नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, लिख दो यहां पे, इसको मैं हाईलाइट करके लिखता हूं, अगर साइन, किसका साइन, इफ इट चेंजेस साइन, कौन चेंज कर रहा साइन, एफ डबल डैश एक्स, अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो यहां से आप आगे गए हो ना, यहां से, तो कह रहा है ये वाला जो पार्ट होगा ना ये कॉनकेव डाउन होगा, ये आपका कॉनकेव डाउन होगा और ये कॉनकेव अप हो जाएगा। नहीं समझे? मैं इसको ना अभी पीछे फिगर से बताता हूं, दोबारा सुन लो आप, कि अगर मान लो मेरे पास एक पॉइंट है सी, आप सी को जब क्रॉस कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पे साइन नेगेटिव था और यहां पे पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि सी के लेफ्ट में, देखो सी के लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ द पॉइंट सी में आपका जो ग्राफ है वो कॉनकेव डाउन है, मतलब आप कुछ ऐसे बोल सकते हो, ये कॉनकेव डाउन हो गया ऐसे वाला, और राइट में अगर आप गए सी के तो कॉनकेव अप हो गया, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर साइन सी से पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट में वो क्या था, कॉनकेव अप था और राइट में कॉनकेव डाउन हो जाएगा। ये लिख दूं, पहले इसको हटाऊं, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा बीच में, कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अगर एफ डबल डैश एक्स साइन चेंज करेगा अपना पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ग्राफ पहले क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा, और सी से जैसे ही पास हुआ कॉनकेव अप हो गया, पहले कॉनकेव डाउन फिर कॉनकेव अप हो गया। यहां पे क्या है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज हुआ तो पहले कॉनकेव डाउन था, आगे जाके कॉनकेव अप हो गया, ठीक है। और ये सी पॉइंट जहां पे ये चेंजेस हो रहे हैं, चाहे कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो, पहला जो मैंने शीट आपको बताई थी, पहली स्लाइड पे आपको जो मैंने थर्ड केस बताया था, वहां पे पी पॉइंट में क्या कह रहा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पहले क्या था, कॉनकेव अप था, आगे जाके कॉनकेव डाउन हो गया, वही तो कहानी है। और मैंने कहा था उल्टा भी वैलिड है, तो वो टेस्टिंग में यूज हो रही है, बस वहां पे हमने सेकंड डेरिवेटिव का नाम नहीं लिया था, यहां पे साइन हम किसका लेके, सेकंड डेरिवेटिव का साइन अगर बदल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिस पॉइंट से क्रॉस होते हुए ये साइन बदला उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं। बात समझ आई? ठीक है, करें इसको अप्लाई, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तभी अच्छे से समझ भी आएगा कि भाई क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ो, आपको एक ग्राफ दे दिया, मतलब ग्राफ का मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताना है, उसका फंक्शन की आपको इक्वेशन दे दी एफ एक्स। भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो या फिर कॉनकेविटी चेक करनी हो, सेकंड डेरिवेटिव तक तो निकालो, एफ डैश एक्स करते हैं, 4x क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर प्लस एक्स, डबल डेरिवेटिव निकाला, 12x स्क्वायर माइनस में 24x, सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो कर दो, 12x कॉमन आ गया, x माइनस 2 बचा। क्या निकाले अब हम, अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखता हूं तो मुझे मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, अगर मैं एफ डबल डैश एक्स को 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको हम हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स। उसमें हम क्या करने वाले हैं, एफ डबल डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, दैट मीन्स 12x और x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू विदाउट एनी डाउट 0 और 2 आपने ऑब्टेन कर ली। अब आपको चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जब पॉइंट बोल रहा है, देखो कॉन्केविटी में क्या करना था, मुझे इंटरवल बताना था कि कहां पे मेरा फंक्शन कॉन्केव डाउन है, कहां पे कॉन्केव अप है। यहां पे क्या करना है मुझे बच्चों, मुझे पॉइंट बताना है ना, तो आप एक काम करो, हाथों हाथ जब आपने x की वैल्यू 0 निकाल ली ना, तो y भी निकाल के रख लो, मतलब f0 क्या होगा, आपने एक 0 रखा तो वैल्यू आ गई -7, तो आपका पहला जो पॉइंट है 0, -7 आ गया। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी चेक करना है हमें। दूसरा पॉइंट, एंड एट x इज इक्वल टू, x की दूसरी वैल्यू आई है 2, तो फंक्शन है 2 कितना हो गया, रखे ये 2 रखा, ये 16 हो गया, यहां पे आपके पास हो गया 32 प्लस 2 माइनस में 7, है ना, तो ये कितना हो गया, -16 -5 -21 आ गया। तो दूसरा पॉइंट जो मुझे मिला 2, -21 मिला। मुझे चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इन्फ्लेक्शन का है, कौन सा नहीं है। तो हमने नंबर लाइन पे क्या किया बच्चों, x की वैल्यू एक मुझे मिली थी 0, एक मिली थी 2,
और यहां पे अब हम एफ डबल डैश एक्स के साइन को कंसिडर करेंगे, एफ डबल डैश एक्स के साइन को। एफ डबल डैश एक्स ये है, एफ डबल डैश एक्स ये है। इसमें मैंने क्या किया, 0 से कम एक वैल्यू ले ली, मान लो -1 ले ली। मैं यहां -1 रखूंगा, ध्यान से देखो, यहां पे -1 रखो, कहां पे, एफ डबल डैश एक्स में -1 रखो, ये -1 रहेगा, -1 -2 -3 हो गया। तो -1 अगर मैं रफ में बात करूं 12 -1 और -3, ओवरऑल आंसर इज पॉजिटिव। पूरा एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया इस इंटरवल पे, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा 0 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 1 ले ली, 1 रखा, यहां 1 हो गया, 12 इंटू 1 और ये 1 -2 इज -1, ओवरऑल साइन इज नेगेटिव। ठीक है, और अगर आप 2 से आगे देखते हो 3 ले लो वैल्यू, 3 और 3 -2 1, पॉजिटिव आ रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे और एक पॉइंट को क्रॉस करोगे और आपका एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। सिमिलरली अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए तो भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना। अभी हमने यहां पे ऊपर क्या बात की थी कि अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, कॉनकेव अप और ये कॉनकेव डाउन। नेगेटिव से पॉजिटिव में लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे, ध्यान से सुन लो, इसका यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, पर मैं पीछे वाले पॉइंट कनेक्ट करके दे रहा हूं कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन होगा। अच्छा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो क्या होगा, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होगा। पूरी तरह से वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब यहां पे मुझे पता है कि यहां पे साइन चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा 0, -7 एंड 2, -21 आर बोथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। मुझसे तो यही पूछा था ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताओ, बता दिए। अच्छा, कॉनकेविटी अगर पूछता तो वो भी आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। कॉनकेव अप कहां पे है, 0 और 2 के इंटरवल में, और कॉनकेव डाउन कहां पे है, -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। वो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, जो हमने पीछे अभी टेस्ट फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा था ना, वो अप्लाई करते हुए। देखिए थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको दिया यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताना है x - 5 रेज़्ड टू पावर 5/3 + 2 का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सुनते ही हम 2 बार डेरिवेटिव करने की सोच लेते हैं। चलो शुरू किया हमने। हमारे पास y दिया हुआ है x - 5 रेज़्ड टू पावर 5/3 + 2। आपने y डैश निकाला तो 5/3 आगे आ गया, x - 5 पावर बची 2/3 और ये हो गया 0। पावर आगे आ गई, कम हो गई है ना, बताने की बात नहीं है अब इस स्टेज पे आके। तो 5/3 अगेन 2/3 आगे आ गया और पावर बची -1/3। तो y डबल डैश सिंप्लीफिकेशन में देखूँ तो 10/9 और इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो x - 5 की पावर 1/3। मुझे हाइपर क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत है। हाइपर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है कि मैं x की वो वैल्यू लूंगा जिस पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए, वो तो हो नहीं रहा। y डबल डैश 0 तो किसी भी वैल्यू पे हो ही नहीं रहा, y डबल डैश 0 नहीं आ रहा, y डबल डैश 0 के इक्वल नहीं आ रहा। बट y डबल डैश डू नॉट एग्जिस्ट एट x = 5। एक वैल्यू तो मिल गई ना, अगर आप x को 5 ले लोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यही हाइपर क्रिटिकल पॉइंट आ गया। लो भाई, -∞ से ∞ एक ही हाइपर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब कहता है 5 से कम एक वैल्यू ले लो, 5 से कम एक वैल्यू ले लो। कैलकुलेशन इजी करनी होती है तो भाई 0 ले लो, 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो। यहाँ पे 0 - 5 रखूंगा तो -5 की पावर 1/3, ये तो आप डील कर लोगे। अगर पावर आपकी क्या होती, 1/2 होती, 1/2 तो इमेजिनरी आ जाता आंसर। 1/3 में क्या होता है, माइनस बाहर ले सकते हो आप। क्या बोल रहा हूं मैं, 0 लिया तो -5 की पावर 1/3 मींस आपका -1 तो बाहर आ ही जाएगा, बाकी इमेजिनरी रूट्स भी होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आंसर माइनस में आ रहा है। दोबारा अगर डाउट है तो मैंने यहां पे 0 रखा तो -5 की पावर 1/3 आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -1 की पावर 5 की पावर 1/3 ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब ये बहुत जबरदस्ती वाली बात है, लेकिन होता क्या कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आपने सुना है तो उसमें पता है आपको कि -1 बाहर रख के ना फिर हम 5 की पावर 1/3 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 1/3 को अलग करा
और -1 की पावर 1/3 को अलग करा, ऐसे भी आप कर सकते हो। और यहां पे फिर इसके 3 आंसर आते हैं, -1, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये अभी कंसर्न नहीं है हमारा, ये अलजेब्रा का पार्ट था। पर मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं कि भाई एक आंसर माइनस में आ रहा है रियल वाला, तो बस आपको पता है कि इसका साइन नेगेटिव आएगा, ये मेरा बताने का मतलब था। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सोच पा रहे थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर डेप्थ की बात ही है जो मैंने अभी बताई, पर अभी बिल्कुल इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है यहां पे। अच्छा, मैंने पॉजिटिव रखा, मान लो मैंने 6 ले लिया, तो 6 - 5 इज 1, 1⁻⁴ इज 1, रियल वैल्यू तो 1, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या 5 पे y डबल डैश का साइन चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ है, और नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। अच्छा, तो मैं यहां पे पहले बोल देता हूं कि मेरे पास जो 5 है, x = 5, जो हाइपर क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है। और अगर मैं बात करूं कि x की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट का मतलब तो मेरे पास क्या है कि x और y दोनों होने चाहिए, x की वैल्यू अगर मैं 5 y में रख दूं तो 5 - 5 0, 2 बचा, तो y की वैल्यू क्या हो गई? इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसे मत लिखो, आप ये ले लो कि एट x = 5, y की वैल्यू 2 है, तो 5, 2 इज आवर रिक्वायर्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बोलो भाई, किसी को अगर डाउट है कुछ तो क्या कहते हो, है ना? x की वैल्यू पे मुझे पता चल गया कि डबल डैश का साइन चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो उसमें पॉइंट में कंप्लीट करने के लिए मुझे y कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए, तो x की वैल्यू उठा के मैंने y में रख दी और y मुझे 2 मिल गया। क्लियर? और अगर कॉन्केविटी की बात करूं मैं, यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या करोगे? कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन। पहले ये कॉन्केव अप होता है, कॉन्केव डाउन हो गया। अब तो पकड़ में आ गई होगी बात। क्लियर? देख ले, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। टॉपिक मैंने आपको बोला था बहुत छोटा सा ही है। अब जैसे इसमें मैंने क्या किया, मॉड्यूलस फंक्शन ले लिया, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे तो हम डील नहीं कर पाएंगे, मोड को तो हम डेरिवेटिव एकदम नहीं करेंगे ना, हम इसमें 2 पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। 2 माइनस में ये पॉजिटिव ले लिया, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया जब आपका x⁻⁻1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या फिर आप क्या कह सकते हो, इसको और अगर आगे लेके जाओ तो आप लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यार वही वाली बात है ना कि रफ में बताता हूं, x5 इज ग्रेटर देन 1, तो x5 इज ग्रेटर देन 1⁵, तो अल्टीमेटली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आ ही गया। ठीक है, तो ये चीज आप अंडरस्टूड है, लिख सकते हो। अच्छा, इसको अगर मैं माइनस में ले लूं, अगर ये माइनस में आएगा तो बीच में प्लस हो जाएगा ब्रैकेट, क्योंकि आगे माइनस है, तो यहां पे क्या आएगा, x5 - 1 इज लेस देन 0, या आप कह सकते हो x इज लेस देन 1। अब जब मैं इसको और ढंग से लिखूं तो ढंग से लिख के क्या मिलेगा, 2 - x⁵ प्लस 1, है ना? तो 3 - x⁵ when x is greater than equal to 1 and 1 plus x⁵ when x is less than 1। डेरिवेटिव किया, y डैश में क्या हो गया, ये आ गया -5x⁴ और ये आ गया 5x⁴। जब मैं डेरिवेटिव करता हूं ना बच्चों, डेरिवेटिव करता हूं, तो यहां पे ना 1 पे LSD और RSD अलग अलग आ रही है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी अलग अलग आ रही है। तो उस केस में 1 पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, तो फिर डेरिवेटिव ना आप यहां पे ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ही लिखोगे, इक्वल टू 1 नहीं लगाओगे। ठीक है, क्योंकि 1 पे डिफरेंशियबल नहीं है, तो y डैश 1 पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा, y डबल डैश पे आ जाओ, कितना हो जाएगा, -20x³ और ये हो जाएगा 20x³। यहां पे x ग्रेटर देन 1, यहां पे x लेस देन 1। अब इसको 0 के इक्वल अगर मैं रखता हूं, इसको हाइपर क्रिटिकल पॉइंट, ये y डबल डैश 0 कब होगा, ये कब 0 होगा, जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 0 पे ही होगा, है ना? x की वैल्यू 0 पे होगा, समझो मेरी बात को। y डबल डैश 0 कब होगा, जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ रही है, जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हम वो पॉइंट भी कंसिडर करते हैं जहां पे डबल डेरिवेटिव अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है। सस्पिशियस पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर्स में बात की थी हमने बात की थी कि हम वो पॉइंट भी कंसिडरेशन में लेते हैं जिन पॉइंट पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो या फिर फंक्शन मेरा डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो यहां पे y डबल डैश डेफिनेशन किस पे चेंज कर रहा है, 1 पे चेंज कर रहा है, तो मैं इसको भी कंसिडर करने वाला हूं, अब मुझे चेक करना है यहां पे कि इनमें से कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं।
और कॉर्नर पॉइंट के साथ साथ मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से, अबे कॉर्नर पॉइंट वर्ड आ गया है ना। चलो रुको, अब मेरी बात सुनो। वाई डबल डैश की बात समझ आई कि इसको जीरो के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, इसको जीरो के इक्वल रखा एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, तो जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, हाइपर क्रिटिकल पॉइंट इज जीरो। अब मैंने क्या किया, जीरो से इधर अगर मैं बात करूं, मतलब जीरो से कम वाली बात करूं मैं, तो मेरे पास अगर वैल्यू देखूं, जीरो से कम अगर मैं ले रहा हूं तो ये फंक्शन होगा, है ना, 1 से कम, वही जीरो से कम होगा। जीरो से कम अगर मैं वैल्यू लेता हूं तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रखूंगा ना, -1, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, नेगेटिव आ रही है। और 0 और 1 के बीच में अगर मैं देखूं तो वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, पॉजिटिव रखूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, इसी में रख रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन जो है वो तो 1 से ज्यादा है ना, ऊपर वाला फंक्शन तो 1 से ज्यादा है, यही वाला फंक्शन क्या होगा, 1 से कम, तो 1 से कम में 0 के बीच में भी यही फंक्शन लिया जाएगा 20x3, और 0 से कम में भी यही फंक्शन लिया जाएगा। दोनों केसेस में अगर मैं वैल्यूज पुट करके देख रहा हूं, 0 से कम वाली वैल्यू रखी, मतलब नेगेटिव वैल्यू रखी, तो आंसर नेगेटिव आ गया वाई डबल डैश का, और 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूं तो आंसर पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अगर मैं 1 से आगे की बात करूं, 1 से आगे की बात करूं तो मैंने 2 रखा, 2 यहां रखा, तो ओवरऑल आंसर 2 इधर क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू यहां रखी जाएगी ना, तो वो नेगेटिव आ रहा आंसर। तो अब ना एक फील ये आ रहा है कि भाई दोनों पॉइंट पे वाई डबल डैश अपना साइन चेंज कर रहा है, तो दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हाइपर क्रिटिकल पॉइंट को ही लेते हैं। हम उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं लेंगे जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, अच्छा, जहां पे वो डेफिनेशन चेंज करता है और ये डबल डैश के साइन अलग अलग आ रहे हैं, आप बोलोगे फिर जरूरत ही क्या थी जब लेना नहीं है ना। तो यहां पे मैंने जो आपको एक टर्म डिफाइन करने के लिए काम किया है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा कॉर्नर पॉइंट, इसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, जहां पे मेरा वाई डबल डैश अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा था और अब साइन भी चेंज कर रहा है जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो ये कॉर्नर पॉइंट है। और जहां पे हमारा डबल डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है और वो हाइपर क्रिटिकल पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ आया क्या कहना चाह रहा था मैं, कॉर्नर पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट भी यहां पे हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अब अगर पूरा पॉइंट निकालना है तो आपको पता ही है कि भाई एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे, एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, है ना, अब वो एक्स की वैल्यू 0 अगर आप रखते हो तो कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे 0 आपके 1 से कम वाले में रखोगे, है ना, क्योंकि जो 0 है वो 1 से कम में लोगे आप, तो इधर रखोगे आप एक्स की वैल्यू 0, तो वैल्यू 1 आ रही है, तो पॉइंट आया 0,1। और अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 देखो इक्वल टू वाला फंक्शन ये है, 1 लिया तो 1 - 0 तो 2 आ रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट आपका पूरा क्या आ गया, 1,2। कुछ क्लैरिटी हुई कॉन्सेप्ट की, ठीक है। कंप्लीट करें इसको, एक क्वेश्चन और देख लो आप लास्ट। यहां पे क्या है, 2 चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कह रहे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। चलो और प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन बच्चों लेक्चर का, फटाफट से हमने y लिया और हम अपना काम पे लग गए डबल डेरिवेटिव तक के। चलो भाई, हमने y डैश निकाला 4x3, इसको किया 18x², इसको किया 24x, ये हो गया 8, यार बेसिक डेरिवेटिव है, ठीक है, देख लेना कुछ गड़बड़ ना हुई हो। y डबल डैश 12x² माइनस 36x प्लस 24, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है, 12 कॉमन लिया, x² माइनस 3x प्लस 2, बहुत मतलब ये तो बेसिक सॉल्विंग है ना, तो इसमें अगर थोड़ा स्पीड में हो भी रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। x - 1 x - 2, मतलब ये तो आप हवा में भी कर लोगे, नॉर्मल वर्किंग चल रही है। हाइपर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा दिखे, हाइपर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से है जिसपे मेरा y डबल डैश 0 होगा, 1 और 2, 1 और 2। अब देखे कि इनमें से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है, 1 वाला 2 वाला दोनों है या कोई एक है। देखे मैंने क्या किया, 1 से कम एक वैल्यू ली, 1 से कम एक वैल्यू ली, 0 रखी, नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। अब आपको एक और बात बताऊं कि अगर मैं जिसमें साइन चेक कर रहा हूं, अगर वो सारे लीनियर फैक्टर्स है, सारे लीनियर फैक्टर, लीनियर मतलब x की पावर 1 है, यहां पे पावर 1 है, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें ये जो साइन चेंज का जो पैटर्न होता है ना, ये ऑल्टरनेट चलता है 110%। कब,
जब फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस है ही। दूसरा ये जो फैक्टर्स निकाल रहा हूं ना ये सारे लीनियर है, मतलब इनकी पावर 1 है और इसकी खुद की पावर भी x की 1 है, फैक्टर्स की भी 1 और ये भी 1, तो आप डायरेक्टली नेगेटिव और पॉजिटिव कर सकते हो। तो जहां साइन चेंज हो रहा है आपको पता है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कवर करेंगे। x इक्वल टू 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, x को अगर मैं 1 रखता हूं तो y निकालना, यहां पे कितना आएगा, y निकालो तो 1 माइनस 6 प्लस 12 माइनस में 8, तो ये आपका हो गया 13 माइनस 14 माइनस 1, तो आपके पास आ गया ये 1 कॉमा माइनस 1, एक पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा अगर हम कैलकुलेट करें y कितना आएगा, अगर मैं 2 रखता हूं तो 16 माइनस ये आपका हो गया 48, ठीक है, और ये हो गया आपका 12 इंटू 4, हाँ ये भी 48 हो गया, यहाँ पे हो गया था 6 इंटू 8 48, और यहाँ पे 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो 0 आ रहा है बच्चों ये। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है 2,0 इज द सेकंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा इस बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बात खत्म करी गई इसने, ये कह रहा है टेंजेंट की इक्वेशन भी बताओ, चलो कर देते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आपको याद दिलाऊं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, जैसे पहले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, दोनों पॉइंट पे निकालेंगे ना, पहला पॉइंट मेरे पास क्या आया, पहला पॉइंट आया 1 कॉमा माइनस 1, एट 1 कॉमा माइनस 1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। आप बोलोगे x1 y1 तो है, dy बाई डी एक्स क्या है, अरे dy बाई डी एक्स भी तो निकाल रखा हमने, y डैश निकाला तो था, y डैश कहाँ है, ये रहा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, है ना, 4x क्यूब माइनस में 18x स्क्वायर प्लस 24x माइनस में 8, तो एट x इक्वल टू 1 पे देखोगे ना, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 24 माइनस 8, आपके पास वैल्यू बन गई 28 माइनस में 26, 2 आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस में y1 की जगह माइनस 1 रखा, dy बाई डी एक्स 2 और x माइनस x1, तो y प्लस 1 2x माइनस में 2, यहाँ पे आ गया 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई 1 कॉमा माइनस 1 पे। सिमिलरली बच्चों 2,0 पे भी फाइंड कर लेना, 2,0 आया था ना पॉइंट, और ये ठीक लिया, आई बात समझ, ये भी किया हुआ हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट अगर गिवन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में हमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे मोनोटोनिसिटी आपका खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एओडी में स्टार्ट होगा वो होगा मैक्सिमा मिनिमा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका स्कूल एग्जाम में भी उसका एक क्वेश्चन आता है 100%, और आपका कॉम्पिटिटिव में भी जनरली एओडी में से मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप रिवाइज करो इसको, एक मॉड्यूल कोई एक बुक उठा के प्रैक्टिस करो, बाकी फिर मैक्सिमा मिनिमा पे आगे बात करेंगे। थैंक यू।